केमिस्ट के लिए बेंजीन बहुत बड़ा सरदर्द था कि एक साइंटिस्ट ने बोला कि बेंजीन ऐसा है, ठीक है, दूसरे ने बोला कि बेंजीन ऐसा है। लेकिन इसमें भी दिक्कत थी, अजय इसमें भी दिक्कत थी कि इसमें एंगल का स्ट्रेन है। तो फिर लोगों ने सोचना चालू किया कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो उसी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैकुले। नाम क्या था? कैकुले। चलो अब सोचो, अगर मान लो तुम आईटी की या मेडिकल की तैयारी कर रही हो, तो तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, हमें कैसे मालूम चलता है? बताओ हिमानी, तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है, हमें कैसे मालूम चलता है? तुम्हें कैसे मालूम चलता है? क्वेश्चंस लगाने टाइम लाइक बनते हैं या नहीं बनते हैं उसके हिसाब से। हाँ, उसके हिसाब से। और प्रिका, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है बुरी चल रही है? सर वही कहना था मुझे भी कि मतलब क्वेश्चंस अगर बन रहे होते हैं तो मतलब अच्छी चल रही होती है, और हाँ, नहीं बनते तो और ज्यादा ध्यान देना होता है। चलिए। अर्सिया, तुम बताओ बेटा, तुम्हारी तैयारी 100% चल रही है, तुम अपना पूरा एफर्ट डाल रही हो, ये कैसे मालूम चलता है? तुम बताओ कैसे मालूम चलता है? हाँ, टेस्ट वगैरह देकर उसके नंबर से। तो टेस्ट वगैरह देकर नंबर से तो सामने वाले को मालूम चलता है कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। जैसे 300 का पेपर है और उसमें तुम 290 नंबर नंबर ला रही हो। तो अगर 300 के पेपर में 290 नंबर ला रही हो तो पूरे क्लास को मालूम चल जाएगा, पूरे टीचर को मालूम चल जाएगा, तुम्हारे पापा मम्मी दोस्त सबको मालूम चल जाएगा कि तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है। तुम्हारे नंबर अगर 300 में 100 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, तो सबको मालूम चल जाएगा तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। बस में आगे। तो नंबर से तो दूसरों को पता चलता है कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। लेकिन खुद को कि हम अपना बेस्ट डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, हम अपना 100% एफर्ट डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, हमें खुद को कैसे मालूम चलता है? कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसका मेंटल लेवल बहुत तेज हो, वो एक बार पढ़े और दिमाग में थॉट्स बैठ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ते हैं, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है। बस में आगे। तो जो एक बार पढ़कर समझ लेता है उसका मेंटल लेवल शुरू से अच्छा है, वो नंबर ज्यादा पाएगा ही पाएगा। जिसको 10 बार 12 बार पढ़ने की जरूरत पड़ रही है उसका मेंटल लेवल कमजोर है, लेकिन वो भी मेहनत कर रहा है। तो हमें हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है ये इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि हम उसके बारे में कितना सोच रहे हैं। और जितना ज्यादा उसको सोचोगे वही सपने में आता है। तो जिस दिन तुमको सपने में तुमको ऐसा लगने लगे कि मैं पेपर दे रही हूँ और एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हूँ क्वेश्चन लगा रही हूँ, तब मान के चलना कि इनडायरेक्टली तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन जब तक सपना नहीं आ रहा है, मान के चलो कि वो तैयारी में अभी तुम अपना बेस्ट या पूरा 100% एफर्ट नहीं डाल रही हो। बस में आगे। तो उसी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैकुले। उन्हें एक सपना आया। ठीक है, अब सोचो, सपना नॉर्मल आता है एबनॉर्मल आता है? हिमानी, सपना नॉर्मल आता है एबनॉर्मल आता है? फिर नॉर्मल। एबनॉर्मल आता है। तो इन्हें भी एक बड़ा एबनॉर्मल सा सपना आया। इन्होंने सपने में क्या देखा? इन्होंने सपने में देखा कि सांप है, अपनी पूंछ को अपने मुंह से पकड़ रखा है और घूम रहा है, डांस कर रहा है। तो सोचो, सांप है, अपने मुंह से अपनी पूंछ को पकड़ रखा है और गोल गोल घूम रहा है। तो सोचो, नॉर्मल सपना है एबनॉर्मल सपना है? क्या नॉर्मल। एबनॉर्मल है। तो इसी सपने को उन्होंने थीम लिया और उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस बीच वाले बॉन्ड को भी हटा दिया जाए। और अगर इस बीच वाले बॉन्ड को भी हटा दिया जाए और क्यों ना ऐसे बना दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए और इसी का डांस करा दिया जाए। इसी का क्या करा दिया जाए? डांस करा दिया जाए। और इसी को डांस कराकर हम एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना दें, इस तरह का स्ट्रक्चर बना दें। बस में आगे। तो आज के डेट में हम जो बेंजीन पढ़ते हैं वो यही वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो है क्या? कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बस में आगे, कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और इन्हीं दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं कि क्यों ना दोनों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं, और ये हो जाता है रियल स्ट्रक्चर। ये क्या है? रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये क्या है? हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब सोचो कि जब कैलकुलस आपने बोला कि भाई सपने आया, सपने में सांप आया, सांप घूम रहा था, इसी के बेसिस पर हमने देखो यहाँ का बीच का बॉन्ड हटा दिया और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब सोचो, दीवार साहब को अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा? बताओ, अच्छा लगा होगा बुरा लगा होगा? बुरा लगा होगा। बुरा लगा होगा। ठीक है। उन्होंने क्या बोला होगा कि तुम्हारे सपने में तो सांप आया था, मेरे सपने में तो शिव जी आए थे। उन्होंने बोला कि भाई यही बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और जब यही बेंजीन का स्ट्रक्चर है तुम करे कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो प्रूव करो।
कोई साइंटिफिक रीजन दो, ठीक है, प्रूव करो कि कैसा तुम कहोगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो आगे एक रिएक्शन आता है ओजोनोलिसिस। जब इसी में दो मिथाइल लगा देंगे ऑर्थो पोजीशन पे और 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन को लेकर ओजोनोलिसिस कराएंगे तो उसका तीन प्रोडक्ट बनते हैं। वो सपोर्टिंग फैक्टर होता है कि कैकुले साहब ने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया वो ये सही था। आगे हम लोग रिएक्शन में देखेंगे। तो इसका मतलब है क्या कि बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, अब बहुत सारे काम करते रहते हैं, उन्हीं में मतलब बेस्ट को लिया जाता है। बस में आगे इंसान जो है उसकी दो ही भूख होती है। बताओ क्या भूख होती है हिमानी? एक इंसानों नॉलेज की की दो ही और भूख, एक इंसानों की दो ही भूख होती है। बताओ क्या क्या भूख होती है? एक पहला, सिर्फ एक न्यूट्रिशन के लिए और लाइक एक दूसरी नॉलेज के लिए। हाँ, एक तो न्यूट्रिशन के लिए, सही बात, एकदम तूने सही बोला है। एक भूख होती है खाने की और दूसरी भूख होती है नाम कमाने की। बस में आगे आज की डेट में तुम लोग मेहनत कर रही हो तो क्यों कर रही हो? नाम कमाने के लिए। बस में आगे कल की डेट में तुम अच्छा इंजीनियर बनती हो, अच्छे कॉलेज में जाती हो, तो तुम्हारे एज ग्रुप में जितने लोग हैं, रिलेशन में जितने लोग हैं, दोस्ते जितने हैं, जान पहचान के जितने लोग हैं, उनमें सब तुम आइडियल बन जाओगी। और जब आइडियल बन जाओगी तो सारा काम क्या है? नाम का है। बस में आगे इंसान में दो ही चीज इंसानों को भूख होती है। एक भूख होती है खाना खाने की और दूसरी भूख होती है नाम कमाने की। तो जितनी भी कंपनियां खुली हैं सब नाम कमाने के लिए है, जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं सब नाम कमाने के लिए कर रहे हैं। बस में आगे तो नाम कमाने की जो भूख होती है वही खतरनाक होती है। बस में आगे तो इसीलिए सारे बच्चे मेहनत भी करते हैं। और सोचो साइंटिफिक वर्ल्ड में जो रिसर्च इंसान कर रहा है वो तो चाहता ही है कि भाई मेरा नाम संसार जाने, जब इस संसार से निकलूं तो मेरा नाम संसार जाने। तो बहुत सारे लोगों ने बेंजीन पे काम किया था, लेकिन उनमें हमने कुछ अभी सेलेक्टेड वालों को मैंने तुमको बताया, जैसे और तुमको दिखा दें। जैसे मान लो हम बेंजीन की जो बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, बहुत सारे लोगों ने बेंजीन के ऊपर काम किया था। देखो इसको देखो, अब यहाँ पे एनालाइज करो, एक साइंटिस्ट क्या दिखा रहा है, ठीक है। 1867 में एक ने बोला, ये एडोल्फ कार्ल है, कि बेंजीन ऐसा होता है। एक देखो, ठीक है, देवार साहब ने बोला, ठीक है, जेम्स देवार, उन्होंने बोला बेंजीन ऐसा है। एक एल्बर्ट, इन्होंने बोला बेंजीन ऐसा है। ठीक है, केकुले, उन्होंने बोला बेंजीन ऐसा है। ठीक है, अब देखो एडवर्ड, इन्होंने बोला बेंजीन ऐसा है। ठीक है, बेयर्स, उन्होंने बोला बेंजीन ऐसा है। दिख रहा ना? इन साइंटिस्ट देखो और खतरनाक बोल दिया, कार्बन की वैलेंसी देखो 5-5 है, ठीक है, 5 बॉन्ड बना रखा है, उन्होंने बोल दिया कि बेंजीन ऐसा है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम किया और उन्हीं में से सभी लोग चाहते थे कि हमारा स्ट्रक्चर सही हो, हमारा स्ट्रक्चर सही हो। तो कुछ ना कुछ सपोर्टिंग फैक्टर देना है। तो उन्हीं सपोर्टिंग फैक्टर में हमने जो कैकुले साहब ने दिया था वो उन्होंने सही बताया। तो आज की डेट में हम जिस स्ट्रक्चर को मान के चलते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर है, वो कौन सा है? कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसी से बेटा डेफिनेशन निकलता है। इसी से क्या निकलता है? डेफिनेशन निकलता है। समझना, रेजोनेंस के डेफिनेशन को दिमाग में बैठाना, यही से निकलेगा। वो क्या निकलेगा कि जब कोई एक लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाता है तो इसी को समझाने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? या तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से बनाते हैं या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड नहीं बनाया है, मतलब जैसे तुम्हारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, फ्री रेडिकल्स हो गए। तो इसका मतलब कि जब कोई एक लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाता है तो उसी को समझाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं। और इसी के मूवमेंट से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या इसको बोलते हैं कैनोनिकल, कैनोनिकल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। बस में आगे। और इस फिनोमिना को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं रेजोनेंस है। बस में आगे तो डेफिनेशन क्या है कि जब कोई एक लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि सारी बॉन्ड लेंथ बराबर है, वो इसके द्वारा समझ में नहीं आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रैक्टिस दे रहा है तो ये नेगेटिव दे रहा है। तो जब कोई एक लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाता है तो उसी को समझाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं और मूवमेंट्स अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस है। बताओ आत्मिका, कोई दिक्कत? चलो डेफिनेशन यस लिखो बेटा। हाँ डेफिनेशन लिखो। व्हेन अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर, लिखो, व्हेन अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर
इसे कुछ लोग लेविस बोलते हैं, कुछ लुईस बोलते हैं, सब एक ही चीज है। व्हेन अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन all the physical and chemical properties of any molecule. ठीक है, when a single Lewis structure cannot explain all the physical and chemical properties of molecule, then to explain such properties, a new concept, resonance, was proposed, in which in which there is movement of there is movement of pi electron or non-bonding electron, pi electron or non-bonding electron. Structures structures drawn are called as resonating structure or canonical structure, and phenomena is called as resonance. Phenomena is called as resonance. तो इसको भी रियल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ नाम दोगे, तो इसको नाम देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर होता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, चलो इतना बना लो, यही तुम्हारे काम का है। बाकी सब तो केवल मैंने एक भूमिका बांधा जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बैठा पाओ। तो डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा, क्योंकि साइंस में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से इनडायरेक्टली क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। बस में आके डेफिनेशन में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब टॉपिक्स में ज्यादा चांसेस है कि तुम सही से चीजों को जान पाओगे। लेकिन डेफिनेशंस में अगर गड़बड़ है तो इसका मतलब आगे उसी से क्वेश्चन क्रिएट करेगा, मतलब कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम आएगी। तो डेफिनेशन क्या है कि जब कोई एक लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाता है, तो उसी को समझाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं, और इन्हीं से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस है। बताओ हिमानी, कोई दिक्कत? चलो अब क्वेश्चन आया कि सर अभी तो आपने बेंजीन का एक स्ट्रक्चर लिया और एक स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग चीजों को समझाया, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और जो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं तो किसमें रेजोनेंस है और किसमें रेजोनेंस नहीं है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा? क्लियर है ना? चलो उसी के लिए हम बात करेंगे जनरल केस। देखो, जनरल केसेस ऑफ रेजोनेंस। जनरल केसेस ऑफ रेजोनेंस। जनरल केसेस ऑफ रेजोनेंस। चलो, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 13 जगह हैं जहां पर रेजोनेंस होता है। बस में 13 प्लेसेस हैं जहां पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो अभी तुम लोग यहाँ पे 13 केसेस देखेंगे, बाद में इन 13 केसेस को मैं छोटा करके 3 केस बना दूंगा।
बस में आगे तो उन्हीं तीन केस के कोरोस्पॉन्डिंग, थ्री केसेस के कोरोस्पॉन्डिंग पूरी ऑर्गेनिक में रेजोनेंस आएगा। बस में आगे तो पहले उन 13 केसेस को समझो कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस की बात करेंगे, और ध्यान से सुनना, अभी तुमसे पूछूंगा भी, और मैं चाहूंगा कि जो बोल रहा हूं एग्जैक्टली वही मैं सुनो, उसमें कुछ भी आपको जोड़ना नहीं है, उसमें कुछ भी आपको घटाना नहीं है। ध्यान सुनना और कोशिश करना कि जो मैं बोल रहा हूं वही तुम भी बोलो। ठीक है, चलो ध्यान सुनना बेटा। पहला क्या है, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या है, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तीसरा क्या है, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर लोन पेयर। चौथा क्या है, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन। पांचवा क्या है, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी। छठा क्या है, ए डबल बॉन्ड बी, सी ट्रिपल बॉन्ड डी। सातवां क्या है, ए के पास लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आठवां क्या है, ए के ऊपर निगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नवा क्या है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। 10वां क्या है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर निगेटिव चार्ज। 11वां क्या है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर लोन पेयर। 12वां क्या है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के पास एक इलेक्ट्रॉन। और 13वां क्या है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी ट्रिपल बॉन्ड डी। बस में आगे तो यही 13 केसेस हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस की बात आएगी। याद रहेगा। चलो हिमानी बता बेटा, पहला केस क्या लिखा मैंने। सर ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव। गुड। आत्मिका, दूसरा क्या लिखा। सर ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव। गुड। अर्सिया, तीसरा क्या लिखा। सर ए डबल बॉन्ड बी और सी के ऊपर लोन पे है। गुड। चौथा तुम बताओ, चौथा क्या लिखा। ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर। गुड। पांचवा हिमानी क्या लिखा। सर ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। गुड। चलो आत्मिका, छठा क्या लिखा। सर ए डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी। गुड। अर्सिया, सातवां क्या लिखा। सर ए के ऊपर लोन पे है और बी के ऊपर पॉजिटिव। चलो तुम बताओ, आठवां क्या लिखा। गुड। चलो हिमानी फिर से बताओ, नौवां क्या लिखा। सर ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव। गुड। आत्मिका, 10वां क्या लिखा। सर ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव। गुड। अर्सिया, 11वां क्या लिखा। ए ट्रिपल बॉन्ड बी और सी के ऊपर लोन पे है। गुड। 12वां तुम बताओ, ये क्या लिखा। ए ट्रिपल बॉन्ड सी डबल। गुड। हिमानी, 13वां क्या लिखा। सर ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी। वेरी गुड, किसी ने कोई गलती नहीं किया। ठीक है, यही मैं सुनना चाहता था। इंपॉर्टेंट क्या है, कभी कभी बच्चा इस बी और सी वाले बॉन्ड को स्पेसिफाई करने लगते हैं कि ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी और सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बस में आगे बी और सी वाले बॉन्ड को स्पेसिफाई नहीं करना है। ये बी और सी वाला जो बॉन्ड है वो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड भी हो सकता है। बस में आगे मतलब ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है। ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर सिंगल बॉन्ड वाला सी, उसके ऊपर पॉजिटिव हो सकता है। इसी तरह सातवें आठवें में क्या है कि ए और बी जो ले रहे हो ये तुम्हारा बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, ये बॉन्ड डबल भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन हमें क्लियर कर दूंगा। तो बोलना क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर निगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी। मतलब इस बी और सी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। उसी तरह से ए के पास लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव, ए के पास निगेटिव, बी के ऊपर पॉजिटिव, इस ए बी के बॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। बस में आगे मतलब जो तुम बॉन्ड बना रही हो ऊपर वाला ये बीसी वाला, वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। याद रहेगा, जहां 5 बॉन्ड बन रहा है वहां नहीं बनाना है, लेकिन जहां 4 तक पॉसिबिलिटी है वहां डबल और सिंगल दोनों हो सकता है। याद रहेगा। चलो बनाओ, लिखो।
बनाओ, नोट करो। माने लिख लिया? चलो ध्यान से सोच कर बताना बेटा। एक से लेके 6 तक इसमें क्या मैक्सिमम कॉमन है? इस सर ए एक, डबल बॉन्ड बी। हाँ, 1 से लेकर 6 तक इसमें मैक्सिमम क्या कॉमन है? बताओ। सर ए डबल बॉन्ड बी। ए डबल बॉन्ड बी। क्या इसके अलावा भी कुछ और भी कॉमन है? सर सी। सी, वेरी गुड। क्या कॉमन है? ए डबल बॉन्ड बी, सी, ये कॉमन है। ए डबल बॉन्ड बी और ये सी कॉमन है। इसी सी के ऊपर या तो पॉजिटिव है, निगेटिव है, लोन पेयर है, फ्री रेडिकल है, आगे डबल बॉन्ड है, ये आगे ट्रिपल बॉन्ड है। बस में आगे। अब सोचो आत्मिका, इस 7वां और 8वां, इन दोनों में क्या कॉमन है? सर ए और बी है और बी पॉजिटिव है। गुड, ए है और बी है, बी के ऊपर पॉजिटिव है, इतना कॉमन है। तो ए के पास या तो लोन पेयर हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और बी के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है। चलो तुम बता बेटा, अर्सिया, 9 से लेके और एक 13, इसमें क्या कॉमन है? सर ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ, ये कॉमन है, कुछ और भी कॉमन है? अम, ये आगे सी भी सर कॉमन सी। है। हाँ हाँ, सी सी है। की भी कॉमन है। और इसी सी के ऊपर या तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लोन पेयर है, फ्री रेडिकल है, ये आगे ट्रिपल बॉन्ड है। डबल को क्यों नहीं लिया? कि डबल हम यहाँ पे ले चुके हैं, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी। बस में आप जो 6 वाला केस है उसको इधर से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी। बस में आगे। तो यही ओवरऑल 3 केसेस हैं जिनको तुमको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लेना है। ठीक है। इसको एक कैप्सूल के रूप में, ठीक है, कैप्सूल के रूप में पूरी तरह से निगल लेना है, वो भी बिना पानी के। ठीक है। अब बोलना कैसे है? ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, निगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा क्या बोलना है? ए के ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तीसरा क्या बोलना है? ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा? हाँ, डबल बॉन्ड इधर से करोगे तो बन जाएगा 6 वाला केस, देखो, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड भी। ठीक है। चलो बनाओ, देखो। और जब भी पूछा जाएगा रेजोनेंस कहाँ होगा, तो यही तुमको तीनों केसेस दिमाग में बैठाना है कि ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। बस इसको मत छोड़ना बेटा। चलो हिमानी, पढ़ के बताओ क्या लिखा है पहला केस, इन 3 केसेस में पहला। ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। आप मेगा, दूसरा केस क्या है? सर ए पे लोन पेयर या फिर नेगेटिव और बी पे पॉजिटिव। गुड। अर्सिया, तीसरा केस क्या है? सर ए ट्रिपल बॉन्ड बी और सी, बी सी और सी के ऊपर प्लस माइनस लोन पेयर आर्टिकल और ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, उसको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बोलना है। अब मॉलिक्यूल में कहीं भी अगर ऐसा हो गया, मतलब मान के चलना है रेजोनेंस होगा। याद रहेगा? चलो, अब अगर मान लो कुछ क्वेश्चन दें और तुमसे पूछें कि दिए हुए मॉलिक्यूल बताओ कहाँ रेजोनेंस है, बता दोगे? चलो कोशिश करो, लिखो। इंडिकेट द मॉलिक्यूल।
पे मैं दोबारा बोली, हाँ वॉइस ब्रेक हाँ। हो तो इसी को मैंने बोला बेटा कि इसी को अगर क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा हूं कि कहाँ पे ये केस तुमको दिखाई दे रहा है, तो मॉलिक्यूल में कहीं भी अगर ऐसा केस दिखाई देगा तो रेजोनेंस होगा। उसी क्वेश्चन के रूप में दे रहा हूं, लिखो इंडिकेट द मॉलिक्यूल दैट विल शो रेजोनेंस, दैट विल शो रेजोनेंस। ठीक है, चलो सोच के बताना, जल्दी नहीं करना है। अगर सारे सही होंगे तब माना जाएगा कि तुमने कॉन्सेप्ट बना लिया। एक भी गलत हुआ मतलब गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए वक्त लेना है, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगे लगा लो, लेकिन सोच के सही बताना है। चलो लिखो, पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आराम से करना, फिर से बोल रहे हैं, जल्दी नहीं करना बेटा, क्योंकि जल्दी करोगे तभी गलती करोगे, और गलती से ही बचना है। कंपटीशन में ज्यादा जल्दी करने से नंबर नहीं मिलते हैं, सही करने से नंबर मिलते हैं। चलो करो। बस बोल रहे हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड ज्यादा लगे लगा लेना है, लेकिन गलती नहीं करना है। ऐसा करें, हाँ, ले लो। करो। सोच रही हूँ। हाँ, हाँ। अब ये कर कटेगा तो फिर से इसी से रिकनेक्ट करना।
चलो हिमानी, पहले केस में बताओ रेजोनेंस है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी तो है, लेकिन सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्रेडिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स रेजोनेंस नहीं है। आत्मिका, दूसरे में रेजोनेंस है या नहीं है? सर है। है, ठीक है। ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, रेजोनेंस है, ठीक है। चलो तुम बताओ तीसरे में रेजोनेंस है या नहीं है? हम्म, है, ठीक है। ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव, रेजोनेंस है, ठीक है। चलो हिमानी, चौथे में है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है, क्योंकि ए डबल बॉन्ड बी सी ये है, ए डबल बॉन्ड बी सी ये है, और सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फेडिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। बस में आगे। चलो अब यहां, नहीं फ्री रेडिकल तो है, लेकिन ए डबल बॉन्ड बी सी ये है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल नहीं है। यहां फ्री रेडिकल होता, या ए डबल बॉन्ड बी सी यहां फ्री रेडिकल होता, तब हम रेजोनेंस की बात करते हैं, लेकिन नहीं, लाइन का फ्री रेडिकल नहीं, लाइन मतलब मिथाइल। चलो आत्मिका, पांचवें में रेजोनेंस है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। हिमानी, रेजोनेंस है या नहीं है? सर है। है, तुम बताओ रेजोनेंस है या नहीं है? चलो, तो ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, मतलब दिखा कुछ और रहा है और पूछ कहीं और से रहा है। बस में आगे, इसको क्या बोलते हैं? कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। तो बच्चों को क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों को दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और जब दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो बच्चा क्या सोचता है कि ए डबल बॉन्ड भी सी ए है, ए डबल बॉन्ड भी सी ए है, और इसको और पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल लोन पेयर नहीं है। लेकिन भूल जाता है कि यहाँ सीएल है और सीएल के ऊपर लोन पेयर है। बस में आगे। तो कहानी का जो किरदार है, वो कहानी का किरदार में रेजोनेंस डबल बॉन्ड के कारण नहीं है, बल्कि इसके कारण है। तो ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर लोन पेयर। बस में आगे, तो रेजोनेंस है, ठीक है। चलो बनाओ, लिखो, इन्हीं जगहों से बचना है। चलो संभल के बताना, आत्मिका, सिक्स्थ में रेजोनेंस है या नहीं है? सर सोचने दीजिए। हाँ बोलो। सर एक बार सोचने दीजिए। हाँ सोचो, तुम बताओ जी, सिक्स में है या नहीं है? इसको भी खोलना। ईमानी, सिक्स में है या नहीं है? सर है। है, ठीक है। अगेन वही कहानी, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। तो बच्चों को क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों को ये दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और इस डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग सोच क्या रहा है कि एक डबल बॉन्ड इधर है एक इधर है, बीच में तुम्हारा सी एच टू है, रेजोनेंस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन वो यहां से पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन वो कहां से पूछ रहा है? ये सी ओ ओ एच, वो यहां से पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो कहानी में क्या हो गया? ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर, और ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर, तो यहाँ रेजोनेंस है। बस में आगे। तो बच्चा क्या होता है, डबल बॉन्ड को देखता है, और डबल बॉन्ड को देखकर वो सोचता है कि रेजोनेंस नहीं है, लेकिन तुमसे एसिड को पकड़ते हुए तुमसे पूछ रहा है कि रेजोनेंस है या नहीं है। बना लोगे? कर लोगे? गलती समझ में आई? तो पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी अगर ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का केस बनता है, मतलब रेजोनेंस होगा। गुड, ये पांचवा और छठा ये अच्छे क्वेश्चन थे। चलो अब आते हैं सातवें से लेकर 12वें तक। चलो सोचो आत्मिका, सातवें में रेजोनेंस है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। हिमानी, सातवें में रेजोनेंस है या नहीं है? सर नहीं है। हिमानी, है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। तुम बताओ, है या नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। इसका मतलब जब हम बात कर रहे हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच टू, तो कहानी में है क्या? ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए डबल बॉन्ड बी सी तो आ गया, लेकिन इस सी के ऊपर ना ही पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है, ना ही लोन पेयर है, ना ही फ्रेडिकल है, ना ही आगे डबल बॉन्ड है, ना ही आगे ट्रिपल बॉन्ड है। तो दैट मीन्स इसमें रेजोनेंस नहीं है। बस में आगे। लेकिन सोच के देखना आठवें को, बताओ आठवें में रेजोनेंस है या नहीं है? हिमानी, सर है। है, क्योंकि अब कहानी में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर।
तो कहानी में क्या गया, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर, दैट मीन्स रेजोनेंस है। तो इसलिए तुमसे बोला था कि बीच में ये बी और सी चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे बीच में ये बी और सी सिंगल बॉन्ड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ आ गई? तो इसीलिए तुमको दिमाग में बैठाना है कि ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये बी और सी सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और बी और सी डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो पास्ट में मेडिकल ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा है, इसका नाम है किटीन। नाम क्या है? किटीन। तो एक बार उन्होंने दे दिया था कि किटीन के अंदर रेजोनेंस होता है या नहीं, तो तुमको क्या बोलना है? होता है। चलो अब सोचो नाइन्थ के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ आत्मिका, कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। इमानी, रेजोनेंस है या नहीं है? सर है। है। आत्मिका कब सीखोगी? ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो एक ऑक्सीजन को ए मान लो, सी को बी मान लो, इसको सी मान लो, तो ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर। ये बी और सी चाहे सिंगल बॉन्ड का हो चाहे डबल बॉन्ड का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ए के पास भी लोन पेयर हो, सी के पास भी लोन पेयर हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बस में आगे ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर आ गया, दैट मीन्स रेजोनेंस हो गया। बस में आगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला लोन पेयर, ये भी सी के ऊपर लोन पेयर, मतलब बी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। बस में आगे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मतलब जो ए है तो उसमें जरूरी नहीं है कि मतलब कोई सिंगल बॉन्ड हो। हाँ, कोई जरूर नहीं है। वही बोल रहा हूँ कि ए जो है ये कार्बन भी हो सकता है, ए जो है ये ऑक्सीजन भी हो सकता है। ए जिसके पास लोन पेयर ना हो वो केस भी हो सकता है, ए जिसके पास लोन पेयर हो वो केस भी हो सकता है। बस में आगे बस तुमको ये ध्यान रखना है कि ए डबल बॉन्ड भी, ठीक है, ए के ऊपर लोन पेयर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर लोन पेयर, अगर ऐसा केस होगा रेजोनेंस होगा। चलो तो बताओ बेटा, टेंथ में है या नहीं है? वो सी एस थ्री बनाने में भी है सर, लास्ट वाला स्ट्रक्चर। तो बताओ हिमानी, टेंथ में है या नहीं है? सर है। है। ठीक है, ए के पास लोन पेयर बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना? वो कहीं भी देख सकती है, लेफ्ट से राइट में जाओ चाहे राइट से लेफ्ट में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बस में आगे जैसे मान लो कि तुम हो, ठीक है, तुम हो, ठीक है, नॉर्मल केस में क्या है, तुम खड़ी होगी तो ऐसी होगी, सोगी तो ऐसे होगी, यही होगी। लेकिन पापा लोगों का फेवरेट डायलॉग क्या होता है? अभी मारेंगे और पंखे में टांग देंगे। या तुम सोई हो और अचानक गिर गई तो पता चला, हो सकता है सिर नीचे हो पैर ऊपर हो सकता है। तो हो तो तुम ही ना, चाहे तुम यहाँ पे खड़ी हो चाहे बैठी हो चाहे लेटी हो, ठीक है, चाहे गिरी हो, लेकिन हो तुम्हें। तो इसका मतलब राइट से देखें लेफ्ट से देखें ये मतलब नहीं होता है। क्लियर है? चल, तो ए के ऊपर लोन पेयर बी के ऊपर पॉजिटिव, दैट मीन्स रेजोनेंस है। बना लोगे? चलो अब 11th में सोचो। चलो आत्मिका सोच के बताना बेटा, 11th में रेजोनेंस है या नहीं है? सर नहीं। नहीं है। तो बता बेटा हिमानी, 11th में रेजोनेंस है या नहीं है? सर है। है। आत्मिका ध्यान से देखो बेटा, ए के ऊपर लोन पेयर बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वही तुमसे बोल रहे हैं कि बीच में डबल बॉन्ड हो इससे भी कोई मतलब नहीं है, बीच में सिंगल बॉन्ड हो इससे भी कोई मतलब नहीं है। ए के ऊपर लोन पेयर बी के ऊपर पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स रेजोनेंस हो गया। याद रहेगा? चलो बनाओ लिखो। बाकी सबके तो वही बेटा, क्लास सभी कंटिन्यूअस तुम्हारा ही होता है, बार बार डिस्कस बनाओ लिखो, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भेज दूंगा मैं कर तुम्हें। लो देखो। ठीक है सर, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी क्लास के बाद भेज देंगे ना, तुम कोशिश करो हो जाएगा, ठीक है ना? और क्लास के बाद सर भेज देंगे चलो रिकॉर्डिंग। करो लिखो। लिख लिया? तो वही तुमसे बोल रहे हैं कि ए और बी जो है, ए के ऊपर लोन पेयर बी के ऊपर पॉजिटिव, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्डिंग भी हो सकती है और इसके बीच में डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है। बताओ लगा लोगे ईमानी? गुड। तो इसलिए मैं तुमको जब याद करवाया था तो क्या बोला था कि इस बॉन्ड को स्पेसिफाई मत करो, इस बॉन्ड को क्या करूं, स्पेसिफाई मत करो। कि ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्रेडिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि कार्बन यहाँ 5 बॉन्ड बना लेगा। लेकिन अदरवाइज हम ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्रेडिकल डबल बॉन्ड, इतने केसेस में यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है। इसी तरह से ए के पास लोन पेयर नेगेटिव बी के ऊपर पॉजिटिव, तो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है। चल आत्मिका, 12th में रेजोनेंस है या नहीं है?
सर है। है। ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, दैट मीन्स रेजोनेंस है। बना लोगे? चल, 13th। 13th में रेजोनेंस है या नहीं है? है ना? पक्का? गुड। ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, रेजोनेंस है। चलो, सोच के बताना हिमानी, 14th में रेजोनेंस है या नहीं है? है। है। बेंजीन ही तो है, तो चाहे डबल बॉन्ड को दिखा के करे चाहे गोला बना के करे, दैट मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, रेजोनेंस है। ठीक है। आत्मिका, 15th में रेजोनेंस है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। हिमानी, रेजोनेंस है या नहीं है? है। पीएच क्या होता है? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल। सोचो। आत्मिका, इंसान क्या होता है? आत्मिका, इंसान क्या होता है? बोलो। मक्कार। इंसान क्या होता है? मक्कार। वो मक्कारी करता है, हर चीज में क्या करता है? मक्कारी करता है। लेकिन इंसानों को भगवान ने एक बड़ी अच्छी चीज दी है। वो क्या दिया है? दिमाग। तो उसी दिमाग को यूज करता है और यूज करके वो मक्कारी करता है। बात में आगे? तो ये जो पर्टिकुलर है, जब तुम C6H6 की बात कर रहे हो, तो ये क्या है? बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन। लेकिन जब इस बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे, तो जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे, तो इसका तो अब क्या बनने वाला है? अब वो कुछ इस तरह की स्पेसीज बनने वाला है, यहीं पे कुछ ना कुछ लगाओगे, तो ये क्या बन गया? ये बन गया C6H5। ऐसे बन गया। तो सोचो, इंसान को बार बार इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाना पड़े तो कितना डिफिकल्ट है। वो चाहेगा ना कि कुछ छोटा करे, छोटा करे, छोटा करे। तो कुछ छोटा करे तो इसी पर्टिकुलर को बोला क्या जाता है? इसी पर्टिकुलर को बोला जाता है फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप। और इंसान और मक्कारी करता है कि बार बार इतना बड़ा फिनाइल भी क्यों लिखें, इसलिए और छोटा करके शुरू वाला जो पीएच है, इस पीएच को ले लेता है। तो जहां कहीं पीएच लिखा है, इसका क्या मतलब है? C6H5 ये ग्रुप है। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि C6H5Cl, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक फिनाइल ग्रुप है और इसी फिनाइल ग्रुप पे Cl लगा है। बस में आगे? तो कभी कभी हो सकता है C6H5 के रूप में लिख दें, कभी कभी हो सकता है इसी पर्टिकुलर को पीएच और Cl के रूप में ऐसे लिख दे। तो पीएच Cl के रूप में लिखे, इसका मतलब ये क्या है कि फिनाइल और उसके ऊपर Cl। कभी फिनॉल लिखना होगा, तो फिनॉल लिखना होगा तो क्या करेगा? PHOH ऐसे बना देगा। कभी बेंजोइक एसिड लिखना होगा तो PHCOOH, ये कुछ ऐसे बना देगा। तो पीएच का मतलब क्या है? फिनाइल ग्रुप। याद रहेगा? कोई दिक्कत? हिमानी जानती थी पहले? गुड। आत्मिका, पहले से मालूम था? यस सर, मैंने नाइट्रोजन वाला पता नहीं कुछ। चलो ठीक है। तो फिनॉल मतलब क्या है? पीएच। पीएच मतलब बेंजीन। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाया है, तो ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, दैट मीन्स इसमें भी रेजोनेंस होगा। ठीक है। चलो, अब सोच के बताना। 16th। हिमानी, 16th में रेजोनेंस है या नहीं है? सर है। है। अगेन फिनाइल यहाँ छुपा हुआ है ना, तो इस पर्टिकुलर फिनाइल को पकड़ो, ऊपर कुछ देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर रेजोनेंस नहीं है। लेकिन फिनाइल के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, तो दैट मीन्स इसमें रेजोनेंस होगा। याद रहेगा? चलो बना लो, देख लो। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बेटा, पता है। तो डिस्कनेक्ट हुआ तो इसका मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग अभी तुमको भेज दूंगा अपने चैनल के थ्रू, तुमको लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू तो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है? यस सर। चलो, एक बार फिर से कुछ पहचानने की कोशिश करो और कॉन्सेप्ट को बनाओ। चलो ध्यान से देखना है यहाँ पे। एक चीज और यहीं पे क्लियर कर दें कि C6H6 मतलब क्या होता है? बेंजीन। बस में आगे? और जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाते हैं, तब जो ग्रुप बनता है, और ग्रुप कौन सा है? फिनाइल। चलो, इतना तुमने समझ लिया। अब थोड़ा इसको अलग तरीके से देखते हैं। हमने क्या बोला कि C6H6 ये क्या है? बेंजीन। अब सोचना कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बेंजीन का हाइड्रोजन हटाया जाए और इसकी जगह कोई ग्रुप लगाया जाए। तो कोई भी ग्रुप लगाया जाए, जैसे Cl लगाया जाए, OH लगाया जाए, NH2 लगाया जाए, ठीक है, कुछ भी लगाया जाए। तो नॉर्मली हम जो लगाते हैं हाइड्रोजन को हटाकर, वो कहाँ लगाते हैं? ऊपर लगाते हैं। बस में आ गई? और ऊपर जी को लगा दिए, जैसे मान लो Cl को लगा दिया, क्लोरोबेंजीन बना दिया, OH को लगा दिया, फिनॉल बना दिया, और हमने चीजों को कर लिया। बस में आ गई? चलो हिमानी, बता बेटा, हम ऊपर ही क्यों लगाते हैं? साइड में, बगल में, नीचे क्यों नहीं लगाते?
दिमाग है ना। एक ही लगा सकते हैं। हाँ एक ही तो होगा, एक ही तो होगा। लेकिन जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन ही लिखना है तो क्लोरोबेंजीन ऐसे लिखते हैं। हम क्लोरोबेंजीन ऐसे भी तो लिख सकते थे। हम क्लोरोबेंजीन ऐसे भी लिख सकते थे। हम क्लोरोबेंजीन ऐसे भी लिख सकते थे। है तो सारे एक जैसे ही, या एक ही है। इसलिए मैंने बोला कि चाहे तुम खड़ी हो, चाहे तुम बैठी हो, चाहे लेटी हो, चाहे गिरी हो तो तुम ही ना। बस में आगे। तो नाम सेम मतलब कंपाउंड सेम। लेकिन फिर भी हम क्लोरोबेंजीन ने कोई ग्रुप को लिखना होता है तो उसको ऊपर लगाकर ऐसे ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जनरल पिक्चर क्या है? जनरल पिक्चर है कि इंसान का सर कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो कुछ भी जो लगाना होता है वो कहाँ लगाते हैं? सर पे लगाते हैं। ठीक है। जैसे किसी को अगर इज्जत देना हो तो करते क्या है? उसको सर पे मुकुट पहनाते हैं। पहनाते हैं ना। तो इसका मतलब है क्या कि कोई भी ग्रुप को लगाना होता है तो जनरल पिक्चर क्या है? उसके सर पर लगाते हैं। बस में आगे। लेकिन अब कहानी का ट्विस्ट क्या है कि सारे हाइड्रोजन एक जैसे थे, इसलिए तुमने हाइड्रोजन को हटाकर जी को लगा दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर का भी हाइड्रोजन हट जाए और सेम या डिफरेंट ग्रुप को यहां पर लगा दें। तो जब सेम या डिफरेंट ग्रुप को लगा दें तो तीन संभावनाएं हो सकती हैं। एक यहां लग सकता है ये और ये सेम है। एक यहां लग सकता है ये और ये सेम है। और एक यहां लग सकता है। बस में आगे तीन जगहों पे लग सकता है। तो तीन जगहों पे लग सकता है तो क्या क्या बन सकता है? एक ऐसा हो सकता है कि हम जी सेम या डिफरेंट, ठीक है, इसको ऐसे बना लें। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? दूसरी संभावना हो सकती है कि इस पर्टिकुलर को ऐसे न लगाकर ऐसे लगा दें। और तीसरी संभावना क्या हो सकती है? तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि एक यहां और एक यहां लगा दें। बस में आगे। तो जो ऊपर वाली पोजीशन है, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं ऑर्थो। छोटे में क्या लिखेंगे? ओ। इसको बोलते हैं मेटा। इसको छोटे में क्या लिखते हैं? एम। और इसको बोलते हैं पैरा। इसको छोटे में बोलते हैं पी। बस में आगे। अब इसको इसमें कैसे लिखोगे? इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? यहां देखो। तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ कार्बन 6 ही है। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 6 है। अब हाइड्रोजन 2 निकाल चुके हो तो यहाँ C4 है। तो ये भी क्या है? C6 है, H4 है। ये भी क्या है? C6 है, H4 है। बस में आगे। इधर एक जी इधर भी लगा है, एक जी इधर भी लगा है, एक जी इधर भी लगा है, एक इधर भी लगा है, एक इधर भी लगा है, एक इधर भी लगा है। अब इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो अगर कभी शुरू में ओ लगा है मतलब ऑर्थो पे लगा है, और अगर कभी एम लगा है तो मेटा पे लगा है, और अगर कोई पी लगा है मतलब पैरा पे लगा है। बस में आगे। तो कभी ऐसे लिखता है कि ओ फिर कोई ग्रुप फिर C6H4 फिर कोई ग्रुप। तो इसका मतलब ये ऑर्थो पे लगा हुआ है। कभी एम के साथ लिखे तो मेटा पे लगा हुआ है, और पी के साथ लिखे मतलब पैरा पे लगा हुआ है। याद रहेगा। तो जो एनसीईआरटी की बुक में जब तुम एनसीईआरटी की बुक में 12th क्लास के चैप्टर को करोगे और अल्काइल हलाइड एराइल हलाइड वाले चैप्टर को देखोगे तो इस तरह का बहुत बार रिप्रेजेंटेशन तुमको देखने को मिलेगा। बस में आगे। ओ कभी एम कभी पी। तो चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ओ का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है। क्लियर है? चले इसको एक जगह लिख लो, ये काम आएगा। अर्सिया परेशान नहीं होना बेटा, अभी रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना, इसको एक बार प्रॉपर देख लेना। और नेट की कनेक्टिविटी ये सर, आज ही सर है। मैम से बात की थी, उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ अभी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में क्लास जब खत्म होगी ना तो इसको मैं रिकॉर्डिंग कर भेज दूंगा तुमको। चलो डिस्कनेक्ट आज तुम जाता हुई। आगे बढ़े। चलो कंसेप्ट को बनाओ। बेंजीन के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, अगर उसको हटा के हाइड्रोजन को हटाकर कुछ ग्रुप लगाओगे मतलब एक ही पोजीशन पे आएगा। लेकिन एक बार जब कोई ग्रुप आ गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग तीन पोजीशन हो सकती हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्थो के लिए ओ लिखते हैं, मेटा के लिए एम लिखते हैं, और पैरा के लिए पी लिखते हैं। ठीक है। और बेंजीन का केवल एक हाइड्रोजन हटा तो इस ग्रुप को फिनाइल ग्रुप कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फिनाइल को दिखाकर क्वेश्चन बना ले। जैसे फिनाइल यहां दिखा दिया, फिनाइल यहां बना दिया, तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि फिनाइल का मतलब बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा हुआ है।
जैसे आईआईटी ने 2020 में एक बदमाशी किया था, और 2020 के आईआईटी एडवांस के पेपर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने बदमाशी किया। उसने क्या पूछा था कि यहाँ बेंजीन दे दिया, यहाँ उसने बोल दिया था COO CH3 ऐसे दे दिया, इधर लगा दिया पीएच, इधर लगा दिया पीएच, इधर लगा दिया पीएच, और इसके ऊपर कह दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ लिया। बस में आगे। तो इसका क्वेश्चन तभी लगा पाओगे जब इस फिनाइल को खोल के एक बेंजीन के रूप में लिखोगे, और तब जाके इसका रिएक्शन करोगे। तो कहने का मतलब ये बेटा कि कभी कभी इस फिनाइल को छुपा के लिख दिया जाता है पीएच के रूप में, और पीएच के रूप में दिखाकर क्वेश्चन बना सकता है। याद रहेगा आत्मिका? कोई दिक्कत? चलो समझो यस। बेटा। तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग हमने तुमको क्या दिखाया? तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग दिखाया कि रेजोनेंस होता क्या है। बस में आगे। दूसरा मैंने क्या दिखाया कि रेजोनेंस का जनरल केसेस, कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है। फिर हमने इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। बस में आगे। और उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन में हमने फिनाइल आया तो कैसे कैसे लिख सकते हैं वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखाया। अब कुछ जगह हैं जहां थोड़ा केयरफुल होना है। देखो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। कुछ जगहों पे क्या होना, थोड़ा केयरफुल होना है। किस जगह पे केयरफुल होना है? पहला वाला जो केस था कि A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव, ये वाला जो केस है, तो केयरफुल यहां रहना है कि अगर ये C कार्बन है, ये C क्या है, कार्बन है, तब तो रेजोनेंस की बात करना। लेकिन अगर ये C कार्बन नहीं है, कभी A डबल बॉन्ड B और C के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन C जो है अभी कार्बन नहीं है, बल्कि ये क्या है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, फ्लोरीन है, तो उस केस में रेजोनेंस नहीं सोचना है। बस में आगे। और सोचो कैसे, ये कैसे बात कर रहे हैं, समझो। अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH, और ये बनेगा CH2+, ऐसे बनेगा। और जब CH2+ बनेगा तो इस कार्बन के ऑक्टेट में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और जब 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो बड़े आराम से इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा, और चला जाएगा तो रेजोनेंस होगा। लेकिन अगर यही तुम्हारा कार्बन की जगह नाइट्रोजन हो जाए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और हम बात किसकी कर रहे हैं, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर है तो इसने किसी गरीब को पैसा दे दिया, मतलब H+ को पैसा दे दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया। अगर ऑक्सीजन है और यहाँ CH2CH और यहाँ OH के पास दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर ने प्रोटोनेट करके कुछ ऐसे बना दिया। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के पास इनडायरेक्टली 3 लोन पेयर है, और जब 3 लोन पेयर है तो उसी में से एक लोन पेयर ने प्रोटोनेट करके ऐसे बना दिया। तो बच्चे को क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे को दिखाई दे रहा है A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव। बस में आगे। इधर भी क्या दिखाई दे रहा है, A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव, इधर भी दिख रहा है A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस नाइट्रोजन के ऑक्टेट में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड पीरियड के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाएगा। ऑक्सीजन में भी इसका इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, और फ्लोरीन में भी इसका इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा। तो केयरफुल रहना है कि जब A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव है और C अगर कार्बन है, तब तो रेजोनेंस की बात करना। लेकिन अगर कार्बन की जगह नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, तो उस केस में रेजोनेंस की बात नहीं करना है। याद रहेगा? तो नॉर्मल पिक्चर में आज तक पुराने इतिहास में जितने भी क्वेश्चन देखोगे, सब जगह कार्बन ही है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन का खेल। लेकिन कभी कभी कोचिंग वाले बदमाशी करते हैं और उसकी जगह वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन लगाकर क्वेश्चन बना लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। चलो बनाओ, लिखो। हिमानी, कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत? नो चलो। सर। तो इसी को अगर डेफिनेशन वाइज लिखना हो तो डेफिनेशन वाइज कैसे लिख सकते हो कि एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड कैन नॉट एक्यूमुलेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑक्टेट। चलो पॉइंट के रूप में लिखो, एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड
कैन नॉट एक्यूमुलेट, कैन नॉट accumulate more than 8 electron, more than 8 electron in their octet. अपने ऑक्टेट में वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होगा तब तो रेजोनेंस की बात कर लोगे, लेकिन जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव होगा, फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव होगा, तब हम रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे। याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलो अब लास्ट दूसरा केस ये दिमाग में बैठाना है। ब्रिज हेड कार्बन, दूसरा क्या है? ब्रिज हेड कार्बन। ये जो कार्बन होते हैं इनको क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। तो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर कभी पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए या लोन पेयर हो जाए, अब बगल में कभी डबल बॉन्ड हो जाए, कोई भी एटम के साथ अगर डबल बॉन्ड बना लेते हो तो उस केस में भी तुमको रेजोनेंस नहीं कराना है। रीजन क्या है कि अगर यहां पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे तो एंगल कभी भी 120 डिग्री नहीं हो सकती है, और कभी भी अगर 120 डिग्री नहीं हो सकती है तो दैट मीन्स इस केसेस में भी रेजोनेंस की बात नहीं करना है। याद रहेगा? आत्मिका अभी एग्जांपल से क्लियर करते हैं, लिखो अभी से। सर इसका एक क्वेश्चन अभी किया था तो उसमें डबल मतलब बॉन्ड बगल में नहीं था बेटा, अभी उसको दोनों का डिफरेंस को दिखाता हूं, लिखो बनाओ। वो ब्रिज हेड पे नहीं था, देखो दोनों के अंतर को समझो। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे दे दे, कभी क्वेश्चन ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, यहां डबल बॉन्ड लगाकर यहां निगेटिव बना दे, तब तो तुम बड़े आराम से इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज सकते हो, और भेजने के बाद इसको तुम ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, तो यहाँ रेजोनेंस होगा। लेकिन जो ब्रिज हेड वाली बात कर रहे हैं, ब्रिज हेड वाली बात, जैसे हमने ऐसे बना दिया, यहां निगेटिव कर दिया और ये डबल बॉन्ड बना दिया, बस में आगे अगर गलती से अगर तुमने इसका रेजोनेंस कराया और इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजा, और ऐसा भेज कर अगर तुम इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने के बारे में सोचो, बस में आगे तो सोचो, ध्यान से देखो, क्या ये एंगल कभी भी 120 डिग्री हो सकता है? नहीं। और जो 120 डिग्री नहीं हो सकता है तो दैट मीन्स ऐसे केसेस में तुमको रेजोनेंस की बात नहीं करना है। तो पहले जो मैंने केस कराया था उसको ध्यान से देखो, उसको क्या कराया था, हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था कि ब्रिज हेड वाला कार्बन नहीं है। ब्रिज हेड वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, तो यहां होगा तब नहीं करना है, बस में आगे। लेकिन ब्रिज हेड को छोड़ के अगर कोई दूसरे पोजीशन पे आता है तो उसमें हम रेजोनेंस की बात कर सकते हैं। याद रहेगा? कोई दिक्कत? नो सर। चलो हाँ बनाओ। हाँ, ब्रिज हेड मतलब ब्रिज हेड से ऐसे ग्रुप निकले होते हैं, तो इसलिए कभी भी एंगल 120 डिग्री की बात नहीं कर रहा। तीन ग्रुप कभी भी एक तरफ नीचे लाओगे तो इसका एंगल कभी 120 डिग्री नहीं हो सकता है। हाँ 120 होने के लिए क्या चाहिए? 120 होने के लिए एक को ऊपर करना पड़ता है, बस में आ गए। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रिज हेड के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, ठीक है, ये कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो दो जगहों पे थोड़ा सचेत रहना है, दो जगहों पे थोड़ा सचेत रहना है, यहीं से गलती करवाई जाती है कि कभी ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर पॉजिटिव हो जाए, लेकिन अगर सी कार्बन है तब तो रेजोनेंस कराओ। लेकिन कभी ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर पॉजिटिव हो जाए लेकिन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, तो उस केस में तुम रेजोनेंस मत करवाओ। बताओ क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? यस सर। तो आज वाली क्लास की कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या देखा, बताओ आत्मिका। सर रेजोनेंस के बारे में जाना था और उसके बाद फिर मतलब 3 केसेस होते हैं, तो मतलब 3 केसेस थे और उनसे फिर क्वेश्चंस किए थे और चल, फिर ये कंडीशन। तो आज की क्लास के कोरस्पॉन्डिंग हमने पहले डेफिनेशन देखा कि रेजोनेंस होता क्या है, बस में आगे। फिर रेजोनेंस होता क्या है देखने के बाद क्या देखा कि अगर रेजोनेंस होता है तो कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है, बस में आगे। तो पहले हमने देखा कि रेजोनेंस क्या होता है, फिर हमने देखा कि अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में क्या देखेंगे कि अगर रेजोनेंस हो सकता है तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। जैसे अभी हमने एक स्ट्रक्चर ये बनाया, एक स्ट्रक्चर ये बनाया, तो जब अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा तो इन्हीं स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो नेक्स्ट वाली क्लास में क्या देखेंगे कि अगर कोई रेजोनेंस हो रहा होगा तो उसके कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर क्या देखेंगे कि अगर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे तो कभी कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, कभी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, और जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे तो उनके स्टेबिलिटी में भी अंतर आएगा।
मतलब रियल मॉलिक्यूल को कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, उस कहानी को भी देखेंगे। तो उसी को बोलते हैं फाइंडिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बस में आगे फिर हम देखेंगे कि अगर कोई पैसा दे रहा होगा पाई के लॉन्ग तो उसको क्या बोलोगे, और अगर कोई पैसा खींच रहा होगा पाई के लॉन्ग तो उसको क्या बोलोगे। तो उसी को हम दो नाम से दे बोलेंगे, एक प्लस एम बोलेंगे और एक माइनस एम बोलेंगे। जो दे रहा होगा तो प्लस एम, और जो खींच रहा होगा माइनस एम। बस में आगे। तो आज के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बोला कि रेजोनेंस क्या होता है और कहाँ होता है। बताओ कोई दिक्कत? ईमानी, नो सर। इतने से क्वेश्चन आएगा, लगा लेगी बेटा? आत्मिका लग जाएगा? यस सर। चलो क्लास को फिर यही छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?